हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है इंडियन पॉलिटी में। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 1 संविधान सभा करने जा रहे हैं। तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, तो बेटा संविधान सभा का गठन जो है वो किस मिशन के तहत हुआ है? संविधान सभा का गठन क्यों हुआ? संविधान सभा का गठन जो है वो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए हुआ है। किस मिशन के तहत हुआ है? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। और कैबिनेट मिशन जो है वो कब हुआ? जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन हुआ। ठीक है ना। तो संविधान सभा का गठन क्यों हुआ है? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। और संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 389 है। ठीक है, तो उसमें जो है 292 जो है वो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि हैं और 93 जो है वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि हैं, जो राजा महाराजा वगैरह, और 4 जो है वो चीफ कमिश्नर है। तो इस जो कैबिनेट मिशन के टाइम इस टाइम जो है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 389 थी, जिसमें 292 जो है ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि हैं और 93 जो है वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि हैं और 4 जो है वो चीफ कमिश्नर हैं। ओके, अब संविधान सभा के बारे में देखते हैं। तो संविधान सभा में 3 मीटिंग्स हुई। तो पहली मीटिंग जो है, पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली कौंसिल चैम्बर लाइब्रेरी में हुई। न्यू दिल्ली के कौंसिल चैम्बर लाइब्रेरी में हुई। अब बेटा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो थी ना, उन्होंने ना इस बैठक का बहिष्कार किया, क्योंकि मुसलमानों ने ना उस टाइम ना अलग देश की मांग की थी। ठीक है, तो संविधान के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको जो है इस संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अब सेकंड मीटिंग जो है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई और ये जो थे इस मीटिंग के लिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुन लिया गया। ठीक है ना। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, ओके, समझ आ गया। तो अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष जो है वो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष जो है ना, एक ना सभा के समक्ष तीसरी मीटिंग हुई 13 दिसंबर को। तो जवाहरलाल नेहरू ने ना सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है ना। तो इसी के साथ जो वो अब जैसे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो उसी के साथ जो है वो संविधान बनने की कार्रवाई शुरू हो गई। अब बेटा ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और ये पारित कब हुआ? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। ठीक है ना। अब इसके फलस्वरूप जो है वो संविधान बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। तो इसके फलस्वरूप जो है वो संविधान बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। ठीक है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ और जिसके फलस्वरूप जो है वो संविधान बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रमुख समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे? ठीक है ना। तो संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रांतीय के सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघीय संविधान के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। प्रांतीय के सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप के भीमराव अंबेडकर, संचालन के राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, संघीय के नेहरू हैं, राष्ट्रीय ध्वज के हैं राजेंद्र प्रसाद, झंडा ध्वज के भी और झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद, या मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए समिति के अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि प्रारूप पर जो है वो विचार विमर्श करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन हुआ। अब ये जो जैसे ये प्रारूप पर ना अगर विचार विमर्श करना था तो उसके लिए प्रारूप समिति का गठन हुआ। ठीक है ना। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। तो बेटा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था, पारित हुआ था, और 29 अगस्त 1947 को जो है वो
प्रारूप समिति का गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अब नेक्स्ट है कि संविधान का प्रारूप जो है वो किसने तैयार किया? तो संविधान का प्रारूप जो है वो BN राव ने तैयार किया, ठीक है ना। तो BN राव द्वारा जो है वो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, ठीक है ना। अब बेटा 3 जून 1947 को घोषणा हुई कि भारत का बंटवारा होगा। तो मौंट योजना के तहत जो है 3 जून 1947 को भारत का बंटवारा होने की घोषणा हुई। अब भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और पाकिस्तान जो है वो ये अपना आज़ादी दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। अब जैसे देश के विभाजन के बाद, अब पहले जो था कैबिनेट मिशन के तहत जो है वो संविधान सभा का गठन हुआ। अब देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। तो कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को जो है वो देश विभाजन के बाद जो संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। अब इस टाइम जो सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इस टाइम सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 299 है। कितनी है? 299। इस टाइम सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 299 है, जिसमें 229 जो है वो ब्रिटिश प्रांतीय के 229 जो है वो प्रांतीय सदस्य हैं और 70 जो वो देसी रियासतों के सदस्य हैं, ठीक है ना। समझ आ गया। अब आगे दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद डॉक्टर भीम अम्बेडकर जो थे ना, उन्होंने दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखा और उसने जो है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। ओके, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। अब क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है वो पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे जो है वो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा भी पारित किया गया। अब 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ कि भारत में संविधान लागू हो गया और भारत एक गणतंत्र दिवस जो है वो बन गया, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1950 में भारत में संविधान लागू हो गया और भारत जो है वो एक गणतंत्र दिवस एक गणतंत्र दिवस बन गया। 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या हुआ? अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? 114 दिन। संविधान के निर्माण पर कुल कितना खर्च हुआ? 63,96,729 रुपये खर्चा हुआ। अब जब संविधान बना तो उसमें कुल जो है वो कितने भाग, जब संविधान बना तो उसमें कुल कितने भाग थे? तो बेटा देखो, उसमें जो थे वर्तमान में तो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। और वैसे जो है वो 22 भाग है, 305 अनुच्छेद, और वो पहले कितने थे? तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। मतलब देश स्वतंत्र होने के बाद ना 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। अब बेटा संविधान सभा में जो है वो राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? तो 22 जनवरी 1947 को जो है वो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई है। 22 जनवरी को तो नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था 22 जनवरी को, और 22 जुलाई 1947 को जो है वो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को जो है वो राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। कब संविधान की अंतिम बैठक हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। तो बेटा आगे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल 1947 के टाइम जो है प्रथम मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, रेलवे मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे, श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर जी थे और वित्त मंत्री जो है RK शणगुट्टम शेट्टी थे। बेटा अब हम ना इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और ये सभी PYQ आई है। तो यहाँ पे बोला है कि भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार, तो संविधान सभा को कहाँ से गठित हुई, इसका बेस कहाँ से शुरू होता है? तो कैबिनेट मिशन के तहत जो है वो संविधान सभा को गठित किया गया, जिससे संविधान का निर्माण हुआ। अब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार है BN राव, ठीक है ना। तो BN राव जो है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं। अब नेक्स्ट है कि बेटा क्या हुआ कि क्या बोलते संविधान सभा का 1934 में संविधान सभा का पहली बार विचार प्रस्तुत किया,
ठीक है ना। तो BN राव ने, तो संविधान सभा का सबसे पहले जो है वो विचार प्रस्तुत किसने किया था, सॉरी बेटा, MN राव ने। तो 1934 में संविधान सभा का पहली बार विचार प्रस्तुत किया था MN राव ने, ठीक है ना। और सलाहकार कौन थे, BN राव थे, ठीक है ना। अब आगे है कि 1934 में स्वराज पार्टी की मांग की गई थी कि भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, ठीक है ना। तो 1934 में स्वराज पार्टी की मांग की गई थी कि भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, और संविधान सभा का सबसे पहले विचार जो MN राव ने प्रस्तुत किया। ओके, अब नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे, तो हमें ये पता ही है कि लॉरेंस था, क्रिप्स था, अलेक्जेंडर था, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो शॉर्ट नेम से। तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब आगे कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया। तो प्रारूप समिति जो थी ना, उसके सामने जो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 13 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई थी ना, तब रखा था उन्होंने, ठीक है। और ये प्रस्ताव जो पारित कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अब भारत के संविधान के निर्माता कौन है, BR अम्बेडकर है। अब भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों के लिए कुल संख्या कितनी है, महिला सदस्यों की कुल संख्या 15, ठीक है। तो बेटा ये MCQ, ये PYQ है। 8 अगस्त 1946 में गठित, ठीक है, 8 अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो जो 8 अगस्त 1946, ये तो स्वतंत्रता के बाद का था ना, वो अब उस टाइम जो है वो कौन जो था वो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो बेटा देखो यहाँ पे ना ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री थे वो राजा गोपालाचारी थे, खाद्य कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद था, श्रम मंत्री जगजीवन राम था, और शिक्षा मंत्री जो थे वो राजा गोपालाचारी थे, ठीक है। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे राधा कृष्णन ये कुछ भी नहीं थे, ठीक है ना। तो आगे है कि स्वतंत्र भारत की, तो यहाँ पे पूछा था कि कौन नहीं था, तो ये ऑप्शन ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई। तो भारतीय संविधान की स्थापना जो है 9 दिसंबर जो है 1946 को की गई थी। कैबिनेट मिशन के तहत 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 12 अधिवेशन हुआ, और 11वां अधिवेशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, जब भारत के संविधान को अपनाया गया था, ठीक है। तो 11वां अधिवेशन कब हुआ था, 26 नवंबर 1950 को हुआ था। 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1950 को हुआ था, और जब जो है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था बेटा। 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949, यहाँ पे 49 आना, ठीक है। और 12वां अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन हुआ, और जब भारत के संविधान को अपनाया गया था, और आखिरी अधिवेशन 24 जनवरी जो है वो 1950 को हुआ था। अब जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, तो उसके सदस्य जो वो थे कहाँ थे, तो उसके सदस्य जो बोलते जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य जो हैं वो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा, अलग अलग प्रांत जो हैं उनकी विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्यों को शामिल किया गया। तो बेटा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो भी जिस संविधान सभा द्वारा जो है भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, तो उस संविधान सभा के सदस्य जो वो विभिन्न प्रकार के प्रांतों की विभिन्न प्रकार की विधान सभाएँ हैं, उन विधान सभा में जो नामित सदस्य उनको शामिल किया गया। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो पारित कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये जो थे टेम्पररी थे, मतलब अध्यक्ष। 24 जनवरी 1946 में निर्मित, 24 जनवरी 1946 में, ठीक है। अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद जो थी उसके उपसभापति नेहरू जी थे। तो 24 जनवरी जो 1946 में जो अंतरिम सरकार थी ना, उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जो नेहरू जी थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया, तो बेटा क्या हुआ कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, तो उसकी अध्यक्षता की थी नेहरू जी ने, ठीक है ना। तो कांग्रेस की ओर से पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, ठीक है। तो इस अधिवेशन में डिसीजन लिया गया कि 26 नवंबर, अब पूर्ण स्वराज कब हुआ, कांग्रेस की ओर से पूर्ण 1929 की लाहौर
अधिवेशन में क्या हुआ कि जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू जी कर रहे थे, तो कांग्रेस की ओर से पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। तो इस अधिवेशन में जो है वो डिसीजन लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। अब कैबिनेट योजना के तहत जो है वो संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है वो जो संविधान निर्मात्री परिषद है उसमें ना प्रत्येक प्रांत को जो है प्रत्येक प्रेत प्रांत में एक प्रतिनिधि जो है वो चुनना था। आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए जो प्रत्येक प्रांत से एक प्रतिनिधि चुना था, उसमें जनसंख्या का प्रतिनिधि और जनसंख्या में क्या रेशो थी, ठीक है। तो बेटा देखो 389 सीटें थी और जनसंख्या थी 39 करोड़, ठीक है। सीटें कितनी थी? 389 सीटें थी कैबिनेट मिशन के टाइम ना, 389 सीटें थी। जनसंख्या थी 39 करोड़। तो बेटा 10 लाख व्यक्तियों पर, जैसे एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा ने निर्धारित किया, ठीक है ना। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो बेटा अब हम जो हैं वो नेक्स्ट चैप्टर इंडियन पॉलिटी का स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है। तो भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है ना। तो पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची में भारतीय संघ के राज्य एवं यूनियन टेरिटरी का उल्लेख है। तो मतलब कि पहली अनुसूची में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया। स्टेट्स से ऐसे याद रखना, ठीक है ना। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगी। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया। तो भारतीय संघ के जो भारत है ना हमारा, भारत के राज्य एवं यूनियन टेरिटरीज का उल्लेख जो है वो पहली अनुसूची में है, ठीक है ना। तो बेटा याद रखना पहले मैं आपको ना अनुसूचियों के बारे में बता देती हूँ कि पहली अनुसूची में भारत के राज्य एवं यूनियन टेरिटरी का उल्लेख है और दूसरी अनुसूची में जो भारतीय राज्य व्यवस्था है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था उसके जो पद अधिकारी हैं ना, जो उसके पद अधिकारी हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के, उनको जो वेतन भत्ता पेंशन जो प्राप्त होता है उसका उल्लेख जो है वो सेकंड अनुसूची में है, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पे पी से याद रखना, ठीक है। ये एस हो गया, ये एस हो गया, ये पी हो गया, ठीक है ना। अभी ट्रिक बताऊंगी फिर आपको याद रहेगा। यहाँ पे स्टेट याद रखना, यहाँ पे पेंशन याद रखना। पहली अनुसूची में स्टेट्स के यूनियन टेरिटरी के बारे में और दूसरी में जितने भी पदाधिकारी हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के उनके पेंशन वेतन भत्ते का उल्लेख दूसरी अनुसूची में। अब तीसरी अनुसूची में शपथ याद रखना कि जितने अब बेटा अब उनके पदाधिकारियों की पेंशन के बारे में दूसरी अनुसूची में। अब पदाधिकारियों की जो पदाधिकारियों द्वारा पदाधिकारी जो शपथ को ग्रहण करते हैं तो उसका उल्लेख जो तीसरी अनुसूची में है। अब चौथी अनुसूची में है। तो चौथी अनुसूची में अब संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया। तो संघीय क्षेत्र जो इसमें राज्यों एवं जो जितने भी राज्य हैं, जितने भी संघीय क्षेत्र है ना, संघीय क्षेत्र है, जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी जो राज्यसभा है ना, उसमें जो प्रतिनिधित्व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है उनका वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया। तो देखो बेटा एस पी की शपथ लेके, एस स्टेट, पी पेंशन, ऐसे याद करना कि एस पी की शपथ लेके, ठीक है। अब संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के जो अधिकारी है, संघीय क्षेत्र की राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं या प्रतिनिधित्व या अधिकारी हैं, ऐसे एसपी की शपथ लेके संघीय क्षेत्र की राज्यसभा के अधिकारी जो हैं। अब आगे अनुसूचित जाति जनजाति जो है वो 5वीं अनुसूची में। तो इसमें अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के उनके प्रशासन एवं उनके कंट्रोल के बारे में, उनके नियंत्रण के बारे में उल्लेख 5वीं अनुसूची में किए गए। तो एसपी की शपथ लेके संघीय क्षेत्र की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है ना। अब छठी अनुसूची में अब बेटा जातियाँ जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो पाई जाती है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों में जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासनों के बारे में प्रावधान है। तो अब यहाँ से याद रखना 5वीं में जाति जनजाति है और ये जातियाँ कहाँ पाई जाती है? असम, ज़्यादा करके असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में ये जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान है, ठीक है ना। अब सातवीं से अब बेटा देखो, अब इन जनजातियों को मतलब शक्ति चाहिए ना, मतलब पहले जो है इनको जो है इनसे सारी शक्तियाँ छीन ली। अब इन जनजातियों को शक्ति चाहिए है ना। तो 7वीं अनुसूची में इनकी शक्तियों के केंद्र और राज्यों के बीच ना शक्तियों के बंटवारे के
बीच का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। अब 8वीं अनुसूची में क्या बोला गया, 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बोला गया है, ठीक है। और 9वीं अनुसूची में जो है, 9वीं अनुसूची में मतलब राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण। अब देखो बेटा 7वीं में क्या बोला गया, इनकी शक्तियों के बारे में बोला गया, ठीक है ना। जो भी राज्यों के बीच की शक्ति के बंटवारे के का वर्णन किया है, ठीक है। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। और 9वीं अनुसूची में जो है इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है, ठीक है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल से 10वीं से याद रखना, दल बदल द, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के लिए जो पंचायती राज, तो 11वीं में देखो बेटा याद रखना, 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में क्या है, शहरी और नगरीय संस्था। 11वीं में पंचायत राज और 12वीं में शहरी और नगरीय संस्था, ठीक है। तो याद रखना कि 11वीं अनुसूची में ना पंचायती राज के बारे में बताया गया। तो पंचायती राज संस्थाओं के काम के लिए जो है वो 29 विषय प्रदान किए गए। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के लिए, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के काम के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। और 12वीं अनुसूची में शहरी नगरीय संस्थाओं के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो ये है हमारी 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। आई होप आपको याद हो जाएंगी ये। अब इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं। तो पहली अनुसूची में भारतीय संघ के राज्य एवं यूनियन टेरिटरी का उल्लेख है। तो बेटा याद रखना 69वें संविधान संशोधन में जो दिल्ली है उसको नेशनल कैपिटल का दर्जा मिला। तो दिल्ली को नेशनल कैपिटल का दर्जा किस संविधान संशोधन में मिला, तो 69वें संविधान संशोधन में जो है वो दिल्ली को नेशनल कैपिटल का दर्जा मिला, ठीक है ना। अब आगे है तो ये तो आपको पता चल गया ना कि इसमें राज्य यूनियन टेरिटरी का उल्लेख है। और द्वितीय अनुसूची में जो भारतीय राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी हैं उनको प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची जो है इसमें जो है उनके द्वारा ग्रहण की जाने वाली शब्द का उल्लेख है। और चौथी अनुसूची में आपको पता ही है कि जो भारतीय राज्य एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है उनका वर्णन किया गया। और 5वीं में आपको पता है जाति जनजाति। और 6ठी में भी आपको पता है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय वगैरह में जो भी जनजातियाँ पाई जाती हैं उनके शासनों के बारे में प्रावधान है। और 7वीं में जो है इनके केंद्र राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे का वर्णन किया गया। अब 8वीं अनुसूची की बात करें, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो 8वीं अनुसूची में इसमें बताया गया कि 8वीं अनुसूची के इसमें ना 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना। तो मूल रूप से इस अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ठीक है ना। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें जो है 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना। मूल रूप से इस अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, ठीक है ना। पहले तो मूल रूप से 14 भाषा थी, ठीक है, बाकी बाद में जुड़ी, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मूल रूप से 14 भाषाएं थी, अब जो है 22 भाषाएं हैं। अब देखो सिंधी जो है बेटा याद रखना 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1960 में सिंधी भाषा जुड़ी। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो ये 2003 में जुड़ी, याद रखना। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 में। 71वें संविधान संशोधन में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी, 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92वें संविधान संशोधन यानी कि 2003 में जो है वो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा, ठीक है ना। ये जो है वो 8वीं अनुसूची में जुड़ी। तो ये कितनी भाषा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 14 पहले थी ना, मूल रूप से 14 थी और 8 जो है वो विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी। तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अब 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची जो है फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची जो है वो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई।
इसमें ना राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। तो मैंने आपको बताया 8वीं में भाषाओं के बारे में बोला है, 9वीं में संपत्ति के बारे में बोला है। तो वर्तमान में जो है 9वीं अनुसूची में देखा गया तो वर्तमान में जो है 284 अधिनियम है, ठीक है। अब 10वीं संविधान अनुसूची में जो है वो दल बदल से संबंधित प्रावधानों को लेकर, और 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है 10वीं अनुसूची जो है वो 9वीं अनुसूची जो है वो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई, और 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। तो 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। अब 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई, ठीक है ना। तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के लिए 29 विषय जो है वो प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना। तो 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी, और 11वीं जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के लिए 29 विषय जो है प्रदान किए गए। आगे 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई, ठीक है ना। तो 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन लेकिन 1993 में ही जोड़ी गई, ठीक है। इसमें शहरी नगरीय संस्थाओं के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो ये हमारा अनुसूची का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम अगला चैप्टर करेंगे भारतीय संविधान के भाग। तो बेटा भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। भाग 1 में जो है भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं। भाग 2 में नागरिक। अब बेटा भाग 1 में भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 में बताया गया है, भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। अच्छा, भाग 2 में अब बेटा भारत है, उसके राज्य हैं, ठीक है, तो उसमें तो सिटीजन भी रहते हैं ना। तो भाग 2 में जो है वो नागरिकता के बारे में बताया, और नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 में बताते हैं, ठीक है। और आगे है भाग 3। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं, और मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में आते हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ पे आते हैं? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में, ठीक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51 में आते हैं, ठीक है। 36 से अनुच्छेद से 51 अनुच्छेद तक आते हैं। भाग 4 को जो है उसमें मौलिक कर्तव्य आते हैं। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 को में आते हैं, ठीक है। भाग 4 को में मौलिक कर्तव्य आते हैं। नीति निर्देशक के बाद भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4 को में मौलिक कर्तव्य आते हैं। मौलिक कर्तव्य जो 51 को में आते हैं। भाग 5 में सेंटर मतलब सेंटर के बारे में, संघ के बारे में बताया गया। तो 52 से लेके 151 तक जो है वो भाग 5 संघ के अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। भाग 6 राज्य, तो 151 से 237 तक है, ठीक है। अब बेटा भाग 7 जो है ना वो 7वें संविधान संशोधन 1956 को ख़त्म कर दिया। भाग 7 जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 में ख़त्म कर दिया। भाग 8 जो है, अब बेटा देखो यहाँ से याद रखना, भाग 5 संघ है, भाग 6 राज्य, 7वां ख़त्म कर दिया 7वें संविधान संशोधन 1956 में। अब जो भाग 8वां है वो संघ और राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। और ये हैं 239 से 242, ठीक है, याद रखना 239 से 242। अब भाग 9 में 9 से याद रखना, 9 पंचायत, तो ऐसे 9 पंचायती, कोई पंचायती नहीं करनी। तो भाग 9 से है पंचायत। अब पंचायत में, अब गांव में पंचायत होती है और शहरों में नगर पालिकाएँ होती हैं। तो भाग 9 क में आता है नगर पालिकाएँ, ठीक है ना। और भाग 9 ख में क्या आता है? अब नगर पालिका अब होती है ना, सोसाइटीज़ वगैरह भी होती हैं, है ना। तो 9 ख में आता है सहकारी समितियाँ, ठीक है ना, याद रखना। भाग 9 में आता है पंचायत, फिर 9 क में आता है नगर पालिकाएँ, फिर 9 ख में आता है सहकारी समितियाँ, ठीक है। अब भाग 10 में क्या आता है? 10 में आता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उल्लेख। तो भाग 10 में आता है जाति और जाति और मतलब जो SC और ST का उल्लेख आता है, ठीक है, भाग 10 में। समझ आ गया? तो भाग 10 क्या है? जाति जनजाति। अब बेटा देखो 10 में हो गया जाति और जनजाति के बारे में। अब 11 में क्या है कि बोलते हैं कि
मतलब जो सेंटर है, स्टेट्स है, उनके बीच रिलेशन भी होना चाहिए, है ना। तो ये भाग 11 में रिलेशन। अब बेटा रिलेशन अच्छे होंगे तो पैसा भी आएगा, संपत्ति भी आएगी, मैंने तो ऐसे याद किया। तो भाग 11 में है कि संघ और राज्य के बीच में संबंध है, और भाग 12 में है कि वित्त संपत्ति संविदाएँ है ना, वित्त संपत्ति भाग 12 में है वित्त संपत्ति। अब बेटा देखो रिलेशन अच्छे होंगे स्टेट्स में, तो फिर आगे पैसा मिलेगा, वित्त संपत्ति 12 में होगी। अब 13 में अगर पैसा होगा तो हम बिजनेस कर पाएंगे, तो भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, है ना। तो देखो संबंध अच्छे होंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो व्यापार करेंगे, है ना। तो 11 12 13 हो गई याद। अब 14, अब देखो बेटा कि अब व्यापार से और पैसा आएगा, तो अब पैसा आएगा तो आप सेवाएं भी कर पाओगे। तो भाग 14 हो गया सेवाएं, संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। और 14 ए ये याद कर लेना, प्राधिकरण। 14 ए क्या है, प्राधिकरण है, ठीक है ना। और 15 भाग 15 निर्वाचन, भाग 15 क्या है, निर्वाचन, ठीक है। भाग 16 क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो उपबंध किस में आता है, भाग 16 में। और भाग 17 में आती है राजभाषा। जैसे आपको पता है ना कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो मतलब राजभाषा, है ना। नहीं मतलब आपको हिंदी जो है बड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, किसी को प्योर हिंदी नहीं आती है, तो हिंदी राजभाषा, हिंदी क्या करती है, सताती है। तो सताती 17, तो भाग 17 सताती क्या, सताती हिंदी क्या है, राजभाषा है, ऐसे याद कर सकते हो। तो भाग 17 राजभाषा। भाग 18 जो है वो आपात उपबंध। तो आपात के बारे में जो है वो भाग 18 में आता है, आपात उपबंध। देखो आपात 18 आपात उपबंध, है ना। भाग 19 जो प्रकीर्ण, और भाग 20 जो है उसमें 20 जो है वो संविधान का संशोधन है। तो बेटा याद रखना भाग 20 संविधान के संशोधन में जो है ये इसमें अनुच्छेद 368 आता है। तो संविधान संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 में आता है बेटा, एक ये इंपॉर्टेंट है ना। और भाग 18 में जो जितने भी आपात उपबंध है ना, आपात से रिलेटेड, वो 352 से लेके 360 अनुच्छेद में आपात आते हैं। अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक जो है वो आपात आते हैं, ठीक है ना। और राजभाषा जो है वो 343 से लेके 351 में, 343 से लेके 351 तक जो है वो राजभाषा है, राजभाषा, ठीक है। अब निर्वाचन जो है अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक है, ठीक है ना। और ये इम्पोर्टेंट है ना। बाकी ये वाले इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये मैंने आपको अनुच्छेद बता दिए, ठीक है। तो अब आगे 1 मिनट। तो बेटा इसी के साथ हमने 3 चैप्टर जो हैं वो 1 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी के साथ जो है वो मैं अपनी वीडियो पे विराम लगाती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, अगर आपको और वीडियो चाहिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।